शील्डिंग। पीरियाडिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने दो हेडिंग को क्लास में उठाया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। और इसका डिफिनीशन हमने बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वह न्यूक्लियर चार्ज है जिसके थ्रू न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वह न्यूक्लियर चार्ज है, वह प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स है जिसके थ्रू न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और शील्डिंग हमने कहा था कि पूरा न्यूक्लियर फोर्स, कंप्लीट न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं पहुंचता है, कुछ न्यूक्लियर फोर्स लॉस हो जाता है इस बीच वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो भी न्यूक्लियर फोर्स लॉस हो जाता है उसे बोलते हैं शील्डिंग। और इसको कैसे निकालना है ये हमने स्लेटर रूल से बताया था पिछले टर्न पर, और निकाल के हमने दिखाया था कैसे निकालते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम। और हमने कहा था पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, और हम निकाल के दिखाया था हमने, है ना। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, ये हमने निकाल के दिखाया था। अच्छा, टॉप टू बॉटम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हमने कहा घर जाके निकालना, जैसे इसका 2.2 2.2 सेम आ रहा था, इसका भी सेम आया होगा, आया था, ये हम बता चुके हैं। और आज हम उसका एप्लीकेशन बताएंगे, फ़ायदा क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग का। वैसे तो पूरी प्रॉपर्टी इसका एप्लीकेशन है, लेकिन आज हम कुछ एप्लीकेशन बताएंगे, और इसके बाद प्रॉपर्टी जब स्टार्ट करेंगे तो एक एक एप्लीकेशन को डिटेल में बताते चलेंगे, ठीक है। तो इसका पहला एप्लीकेशन हम बताएं, जो हमने तुम लोगों को पहले भी क्वेश्चन राइज किया था, वो क्वेश्चन ये था, हाँ देखो सामने, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया था। याद करो, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s2, दूसरा 2s2, तीसरा 2p6, बोलो, हाँ तीसरा 3s2, हाँ कितना हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12, अभी 19 इलेक्ट्रॉन है ना। अगला बताओ 3p6, कितना भर चुके हैं 18 भर चुके हैं। मेरे पास है कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ ज़्यादा कहाँ है 4s1 में, बोलो। जबकि ध्यान दो, थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल की पॉसिबिलिटी है। देखो जितनी शेल उतनी सब शेल, पहली शेल में 1 सब शेल, दूसरी शेल में 2 सब शेल, तीसरी शेल में 3 सब शेल, तो 3 सब शेल में sp_d की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। जब थर्ड शेल में d की पॉसिबिलिटी है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को 19वें इलेक्ट्रॉन को 3d में जाना चाहिए था, जबकि गया कहाँ 4s में। तो क्यों गया, ये क्वेश्चन हमने उठाया था एक दिन, याद करो, बोलो। मान लो 19वां 3d में चला जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1। मान लो 19वां इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के डी में चला जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बताओ ये होगा ना, बोलो। मतलब इसके दो कॉन्फ़िगरेशन हो गए, एक कॉन्फ़िगरेशन ये है, दूसरा ये है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सही है, बोलो। हाँ, इसलिए फर्स्ट तुम लोग बोल रहे हो कि तुम आबा पढ़ लिया तुमने, और आबा के एनर्जी डायग्राम के अनुसार इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, 3d में नहीं जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों, आबा ही क्यों, आबा पर हमने क्वेश्चन कर दिया, आबा के एनर्जी डायग्राम पर हमने क्वेश्चन कर दिया है कि आखिर ये सही है ये गलत क्यों है, ठीक है। तो इसको साबित करने का तरीका ये है
कि तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन का पहले निकालो, फिर दोबारा इफेक्टिव चार्ज तुम इस इलेक्ट्रॉन का निकालो और देखो इन दोनों में किस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, 4s1 पे और 3d1 पे, दोनों में कंपेयर करो इन दोनों में किस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। ध्यान रखना, जिस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली जुड़ा रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन टाइटली जुड़ा रहेगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा अपने आप। बोलो, जो स्टूडेंट टीचर से स्ट्रांगली जुड़ा रहेगा वो क्लास में स्टेबल रहेगा, और जो टीचर से स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनाएगा वो लूज रहेगा और कभी कभी छोड़ देगा क्लास में। बोलो, अब यहाँ देखना है कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली जुड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसका भी निकालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और कैसे निकालना है, स्लेटर रूल बताया, स्लेटर रूल बताया, निकालो जरा, निकालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s1 और 3d1 का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार Z माइनस सिग्मा। हाँ, तुम दोनों एब्सेंट है ना, स्लेटर रूल पता नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा, हम जानते हैं। अभी हम बताएंगे तो उसको देखना कैसे निकालते हैं। जो क्लास किया है कल वही लगा सकता है, इसलिए अभी तुम लोग देखो। हाँ, एक मिनट, सही बताया, इसका आएगा 2.2। हाँ, इसका बताओ, बोलो। सही है, सही बताया, सही बताया, 1 आएगा। हाँ, देखो सामने। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा। Z बताओ क्या है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, 19, तो यहाँ रखाएगा 19, ठीक है। सिग्मा क्या है, शील्डिंग है, रुकावट है, बैरियर है इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर, और इस पर बैरियर कौन कौन, रुकावट कौन करेगा, शील्डिंग कौन करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन करेंगे। बोलो, न्यूक्लियस और इस वैलेंस शेल के बीच जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सब शील्डिंग का काम करेंगे। बोलो, हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा शील्डिंग किसकी होगी, जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा। बोलो, हाँ, इसमें बताओ ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कर लो पहले। हाँ, बताओ, तुम्हारा चॉइस इलेक्ट्रॉन S के अंदर है ना, तुम्हारा चॉइस इलेक्ट्रॉन S के अंदर है ना, तो उसके लिए हमने क्या बोला था, ABCD 4 रूल फॉलो करोगे। ए रूल क्या कहा था कि चॉइस इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 0, जो तुम चॉइस करोगे इसके बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग 0। अच्छा, बी रूल क्या बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन चॉइस करेंगे उसके अलावा बचे इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग होगी 0.35। तुम्हारा चॉइस इलेक्ट्रॉन ये है, बता इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 0.35 का कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा, सी रूल क्या बताया था, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल, अंदर वाली शेल, चॉइस तुम्हारी चौथी शेल है तो n-1 का मतलब थर्ड शेल, थर्ड शेल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। पता इसकी शील्डिंग कितनी, 0.85, कितना, 6 और 2 8, 8 इंटू, हाँ 8 इंटू 0.85 प्लस प्लस। अब बता इसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 1, कितना हुआ, 6 2 8 2 10 प्लस 10 इंटू 1। सॉल्व करो, आंसर ये आ रहा है कि नहीं।
बोलो। हाँ, इसका हम निकालना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, निकालना चाहे तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये भी शील्ड रिपेल करेगा, ये भी तो रिपेल करेगा, तो इसलिए रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए ये रूल जो है केवल वैलेंस शेल के ही लिए है, वैलेंस शेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल का लास्ट ये है ना, इसके लिए ही सही रिजल्ट आएगा, अंदर वाले का रिजल्ट सही नहीं आएगा। और प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करती है? वैलेंस शेल के अंदर वाले पर। तो मेरा मतलब तो वैलेंस शेल से है, अंदर वाले से मतलब भी नहीं है। बोलो, समझ में आया? अच्छा, वही काम इसके लिए करो। हाँ, ग्रुपिंग बनाओ। हाँ बता, इसमें चॉइस किसके अंदर है? डी के अंदर। तो डी के लिए हमने क्या बताया था? रूल ए और बी तो वही होगा, और सी और डी की जगह कॉमन रूल हो जाएगा। बोलो। हाँ, ए रूल क्या था? चॉइस इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले की शील्डिंग 0। अब बी रूल क्या बोला था? कि जो भी चॉइस करेंगे उसके बाद बचे इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 0.35। बताओ, इसमें बचा इलेक्ट्रॉन तो 0.35 का कोई मतलब नहीं बचा। अच्छा, उसके बाद सी और डी मिला के कॉमन रूल हो गया था। कॉमन रूल क्या था? इस एनडी ग्रुप के लेफ्ट साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी शील्डिंग 1। गिनो कितना है, सॉल्व करो। कितना है? 6 2 8, 8 8 16 2 18, 18। तो जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड का एटॉमिक नंबर 19, और शील्डिंग कितना आया? 18। वैल्यू आ गई 1। ये आंसर आ गया। बोलो। यानी कि पोटेशियम के 19वां इलेक्ट्रॉन यदि 4s के अंदर है तो इस पर इफेक्टिव चार्ज कितना लग रहा है? 2.2। मतलब इस पर 2.2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लग रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लग रहा है। बताओ, इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड है? 2.2 प्रोटॉन की 1 प्रोटॉन? बोलो। 4s। बोलो। इस पर 2.2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लग रहा है ना, इस पर प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इस पर अट्रैक्शन फोर्स कम है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है, टाइटली, और ये है लूजली। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? हाँ, ये सही है और ये गलत है। बोलो। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन पोटेशियम लास्ट इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन गोज टू 4s इन प्लेस ऑफ 3d ड्यू टू। तो जवाब क्या देंगे? पहला जवाब होगा अकॉर्डिंग टू आबा 4s हैविंग लेस एनर्जी देन 3d। पहला जवाब। अच्छा, दूसरा जवाब क्या होगा? कि 4s हैविंग हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन 3d। मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर है। पहला आंसर आबा के अनुसार है, और दूसरा आंसर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार। अब मान लो दोनों आंसर दे देता है तो मल्टीपल आंसर हो जाएगा, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों आंसर सही हो जाएगा। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। इन पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन, in potassium 19 electron goes to 4s orbital in place of 3d। 19 electron goes to 4s orbital in place of 3d because according to Abba 4s having less energy than 3d। According to Abba 4s having less energy than 3d। 4s having less energy than 3d। हाँ देखो सामने, तुम दोनों, तुम लोग का मन नहीं लग रहा है क्योंकि सेटल पढ़ा नहीं तुमने, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो तुम लोग जो है ये पिछला लेक्चर जिसमें सेटल रूम पढ़ाए हैं तुम लोग उसको देख करके समझ लो, ठीक है? तुम दोनों, तुमने तो किया था क्लास, है ना? तो ये तुम लोग वीडियो लेक्चर देख करके समझ सकते हो इसको, लेकिन अभी जो बता रहे हैं इसको देख लो, उसके बाद फिर से नेक्स्ट अगला अलग टाइम से आकर के ये तुम लोग वीडियो लेक्चर देख लेना, है ना? आगे देखो,
पहला जवाब तो ये है कि 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि 4s पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 3d से, ये दूसरा आंसर है। नोट करो सेकंड आंसर लिखो, एंड 4s हैविंग हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन 3d। 4s having high effective nuclear charge than 3d। ठीक है, 4s पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3d से ज़्यादा है। यहाँ 4s पर है 2.2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन, 3d के ऊपर है 1 प्रोटॉन का अट्रैक्शन। और जिस पर अट्रैक्शन ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली होल्ड रहेगा, स्ट्रांगली बाइंडेड रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। हाँ देखो सामने, अच्छा 19वां इलेक्ट्रॉन तो 4s1 पे जाएगा, 20वां इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का 20वां कहाँ जाएगा, 4s2 में जाएगा, क्योंकि s में तुम 2 भर सकते हो ना, दो तो 20वां तो 4s में जाएगा। अच्छा 21वां बोलो, अब तो डी में जाएगा। हाँ स्कैंडियम अब तो डी में जाएगा, और डी क्या होगा बताओ, इसके बाद आएगा, हाँ इसके बाद आ जाएगा, हाँ स्कैंडियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d1। बोलो यही ना होगा। अच्छा 21वां डी में जाएगा, 22वां भी डी में जाएगा, 23वां भी डी में जाएगा। ये तब तक डी में जाएगा जब तक डी 10 ना हो जाए, क्योंकि डी में तुम मैक्सिमम 10 भर सकते हो, तब तक डी में जाता जाएगा। बोलो अच्छा स्कैंडियम का 21वां डी में गया, अच्छा मतलब वेनेडियम होगा, तो यदि वेनेडियम करते 22 तो बताओ यहाँ D2 हो जाएगा। बोलो अच्छा अभी तक तुम इलेक्ट्रॉन भर रहे थे ना, अब तुम निकालना चाहते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा कि S से निकलेगा। बोलो S से निकलेगा। तो क्यों S से क्यों निकलेगा, S से क्यों निकलेगा? हाँ S से क्यों निकलेगा, 3D से क्यों नहीं निकलेगा? इसको हाँ इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बार 3D का निकालेंगे, फिर एक बार हम 4s का निकालेंगे, और देखेंगे कि इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। हाँ जिस पर ज़्यादा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड रहेगा, और जिस पर कम रहेगा वो इलेक्ट्रॉन लूजली होल्ड होगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले कहाँ से, टाइटली कि लूजली? बोलो बस बस अब करके देखा जाए। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। हाँ ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन 4s से भी निकालेंगे और 3d से भी निकालेंगे। हाँ पहले ग्रुपिंग कर लें, ग्रुपिंग कर लिया हमने। अब हमको इफेक्टिव चार्ज इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है, मतलब इसका भी निकालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका भी निकालेंगे इफेक्टिव चार्ज। देखेंगे इन दोनों में किस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर से टाइटली होल्ड है, और जो टाइटली होल्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस बोलो नहीं होगा। निकालो दोनों का, निकालो इफेक्टिव चार्ज 4s2 और 3d2। नहीं आखिर ये वैलेंस शेल है ना, ये वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल का ही तो निकाल रहे हैं। मालूम है टी ब्लॉक की 2 आउटर शेल इनकम्प्लीट होती है, तो दिस इज पूरी वैलेंस शेल। हाँ वैलेंस शेल के अंदर का नहीं निकाल एक्यूरेट होगा, लेकिन वैलेंस शेल का तो एक्यूरेट आएगा ना, ये वैलेंस शेल है।
हाँ बोलो। 3D2 4S2। आया? बोलो बोलो कितना आया? हाँ 4S2 का कितना बोलो? 2.5। 3.65। हम चेक करें? पहले निकाल लो फिर हम चेक मिलाएंगे। मेरे साथ चेक करना कि सही कि गलत है। हाँ देखो सामने, देखो सामने हमको निकालना है इफेक्टिव चार्ज 4S2 का निकालना है। तो फार्मूला क्या है? जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। हाँ जेड क्या होता है? हाँ एक्चुअल एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बता एटॉमिक नंबर कितना है? 22। तो यहाँ रखाएगा 22, ठीक है। और यहाँ क्या रखना है? सिग्मा, शील्डिंग रखना है। और शील्डिंग लगेगी इसी इलेक्ट्रॉन पर, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग लगेगी। इस 4S2 के इलेक्ट्रॉन पर जो रुकावटें हैं वो अंदर वाली इलेक्ट्रॉन सबकी आएगी। मतलब इसमें चॉइस इलेक्ट्रॉन एस के अंदर है ना, और जब चॉइस एस के अंदर है तो हमने कहा ए बी सी डी 4 रूल लगेंगे। ए रूल क्या बोलता है? चॉइस इलेक्ट्रॉन के बाहर की शील्डिंग 0। बी क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आप चॉइस करेंगे उसके अलावा इस ग्रुप में जो बचे इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शील्डिंग है 0.35। तो बता इस ग्रुप में कितने बचे? 1। तो शील्डिंग हो जाएगी 1 इंटू 0.35 प्लस, सामने देखो 1 इंटू 0.35। अच्छा उसके बाद सी रूल क्या था कि ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल, शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 0.85। तो तुम्हारा चॉइस चौथी शेल में है तो n-1 मतलब थर्ड शेल हुआ, और थर्ड शेल मतलब यहां से लेके यहां तक का टोटल शील्डिंग है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गिनो जरा? 2, 6 2 8, 2 10, 10 इंटू 0.85। ये क्या था? सी रूल। और डी रूल क्या बोलता है? ऑल द इलेक्ट्रॉन फर्दर इनसाइड, फर्दर इनसाइड का शील्डिंग कितना था? बोलो 1। अच्छा है कितने बताओ? 6 2 8 और 2 10, यानी कि प्लस 10 इंटू 1। सॉल्व करो, ये आंसर आ रहा है? बोलो 3 पॉइंट, हाँ ये आंसर आया 3.15, ये आंसर आया। ये है जेड और ये सिग्मा। सिग्मा मतलब शील्डिंग, शील्डिंग मतलब रुकावट। रुकावट किसका? इस चॉइस के अलावा जितने बचे सब रुकावट है। बोलो इस क्लास में हमको किसी एक बच्चे को चेक करना है कि वो मेरी बात को कितना समझ रहा है, मेरा उस पर कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो उस पर कितना अट्रैक्शन लग रहा है वो उसके लिए जितने बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर सब रुकावटें हैं। इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सब उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो मेरे ज्ञान को वहाँ पहुँचने नहीं देंगे। तो जैसे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद जितने बच गए सब शील्डिंग है। बोलो बोलो पढ़ते समय ध्यान जाता है ना एक दूसरे के ऊपर कि वो क्या कर रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है। बोलो पढ़ते समय ध्यान तो जाता है ना कि बगल वाला क्या कर रहा है। तो जहां तुम्हारा ध्यान बगल वाले में गया तो मेरे से लिंक टूट गया ना, तो मेरा ज्ञान कम पहुंचेगा। बोलो अच्छा ये लिंक ज्यादा कहाँ टूटता होगा, पहली बेंच में कि लास्ट वाली बेंच में? लास्ट में ज्यादा लिंक टूटता होगा, आगे वाले में लिंक कम टूटेगा। तो बताओ जितना दूरी बढ़ते जाएंगे शील्डिंग पावर
बता बता देखो यहाँ की शील्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, जैसे दूरी पार बढ़ेगी शील्डिंग पावर घटती जाएगी। इसकी शील्डिंग 1, इसकी 0.85 और इसके लिए 0.35। बोलो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा शील्डिंग पावर ज़्यादा होगी। जो बच्चा आगे बैठा है वो पूरी क्लास को ख़राब कर सकता है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है, नहीं कर सकता है? बोलो आगे वाला बच्चा क्लास को पूरा खराब डिस्टर्ब कर सकता है? बोलो आगे वाला उठ के बाहर जाए फिर अंदर आके बैठे तो बता सब लोग का ध्यान बढ़ जाएगा ना। और ये पीछे वाला करता है बाहर जाए अंदर आए तब, तो अगर बगल को पता चलेगा, इन लोगों आगे वाले को पता नहीं चलेगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है आगे वाली शेल, उसके बाद पीछे वाला। नहीं बोलो शील्डिंग का एक रुकावट है, डिस्टर्बेंस है, और सबसे ज़्यादा शील्डिंग होगी पहले वाली शेल की, उसके बाद शील्डिंग दूरी बढ़ती जाएगी, शील्डिंग पावर घटती जाएगी। अच्छा हमने इसका निकाला, अब इसका हम निकालें 3D2 का निकालते हैं, 3D2 का। हाँ पता ये वैल्यू सही आ रहा है सबका, सबका ये आंसर आ रहा है? चेक करें, चेक करते हैं। हाँ बताओ, हाँ इसमें जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 22, यहाँ रख दो 22। हाँ शील्डिंग, बताओ शील्डिंग किसकी निकालनी है? 3D2 की निकालनी है ना। इसमें चॉइस डी के अंदर है ना, और जब चॉइस डी के अंदर है तो ए और बी रूल तो वही होगा और सी डी की जगह कॉमन रूल हो जाएगा। हाँ ए रूल क्या बोलता है कि जो भी आप चॉइस करेंगे उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 0। लिख लो, कॉपी में लिखा है, जो भी आप चॉइस करेंगे उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 0। अच्छा बी रूल क्या बोलता है कि जो भी आप चॉइस करेंगे उसके बाद बचे इलेक्ट्रॉन, उस ग्रुप में बचे इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 0.35। कितने बचे? 1, तो हो जाएगा 1 × 0.35। ठीक है, ये क्या बी रूल था। और सी और डी की जगह कॉमन रूल क्या था? कॉमन रूल, कॉमन रूल इस डी ग्रुप के, इस एनडी ग्रुप के लेफ्ट साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी शील्डिंग 1। हाँ कितने बताओ? 6 2 8, 8 8 16, 2 18, यानी 18 × 1। सॉल्व करो, ये आंसर आ रहा है। बोलो आ रहा है ये? इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 3D2 के ऊपर 3.6 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लग रहा है और 4s2 के ऊपर 3.15 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लग रहा है। बताओ इन दोनों में किस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है? बताओ ये वैल्यू ज़्यादा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है? ये ज़्यादा है ना, मतलब इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इस पर अट्रैक्शन फोर्स। तो बताइए ये लूज हुआ, ये लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से लॉक हुआ? टाइटली कि लूजली हेड? बोलो, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से लॉस होगा, यहाँ से लॉस नहीं होगा, पहले यहाँ से लॉस होगा। बोलो बात समझ में आई? मान लो हमने वेरिडियम से वेरिडियम +2 बनाया, मान लो, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होगा वो लॉस 4s2 से करें कि 3D2 से करें? हाँ 4s2 से। क्यों करें? क्योंकि 4s2 पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम है और 3D2 पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए याद कर लो, ट्रांजिशन मेटल से जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पहला लॉस 4s से होगा, बाद में 3D से होगा। अब जैसे मान लो आता है वेरिडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, वेरिडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? ये तो वेरिडियम एटम का है ना, +2 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2। ये हो गया वेरिडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा कहता है वेरिडियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो क्या करोगे? अब इसमें से एक फिर निकालोगे, तब निकालोगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। बोलो। अच्छा कहता है वेरिडियम +4 का बताइए, तब तो ये भी लॉस हो जाएगा, ये पूरी वैलेंस शेल खत्म, पूरी वैलेंस शेल लॉस हो गई। जहां तुमने +4 चार्ज दिखाया पूरी वैलेंस शेल लॉस,
दो यहाँ से लॉस, दो यहाँ से लॉस, पूरी वैलेंस शेल खत्म हो गई। ठीक है, हाँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बोलो, तो जब भी ट्रांजिशन मेटल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पहला लॉस s से होगा, बाद में 3d से होगा। कोई पूछेगा क्यों, 4s से पहले क्यों होगा, तो कहना 4s पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 3d की तुलना में कम है, कम है। नोट कर लो, नोट कर लो इसको। देखो, इन ट्रांजिशन मेटल 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव फर्स्ट देन 3d इलेक्ट्रॉन। इन ट्रांजिशन मेटल 4s electron remove first, then 4s electron remove first, then 3d electron, 3d electron in conversion of atom into cation, in conversion of atom into cations, in conversion of atom into cation। क्यों, because effective nuclear charge on the 4s electron less than effective nuclear charge on 4s electron less than 3d electron। Effective nuclear charge on 4s electron less than 3d electron। बोलो, ये बात समझ में आई? तो देखो, भरते समय ट्रांजिशन मेटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में गया था, तो जब भरते समय अंतिम 3d में गया था तो निकलना भी 3d से चाहिए था, लेकिन 3d से नहीं निकल रहा है, 4s से निकल रहा है। तो क्यों, उसका जवाब आज हमने दे दिया। इसलिए दे दिया कि आगे चल के कभी भी कॉन्फ़िगरेशन पूछता है किसी मेटल आयन का, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, मैग्नीज का, क्रोमियम का, किसी का भी पूछे मेटल का, आप पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, किसी भी आयन का पूछता है, तो तुम करना पहले इलेक्ट्रॉन लॉस 4s से करना, 3d से पहले मत लॉस करना। पहला लॉस 4s से ही होगा। अच्छा, 4s अब पूरा खाली हो जाएगा तब 3d से लॉस होगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब जैसे मान लो कॉन्फ़िगरेशन आया मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 25 होता है? हाँ बताओ, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? बोलो बोलो, आगे 3p, फिर 4s 2 3d 5। ये तो भरते समय है। अब भर जाने के बाद इसकी नॉर्मल हो जाती है, पहले फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, और थर्ड शेल का ये पीछे चला गया, इसको आगे कर दो, 3d 5 4s 2। भरते समय इसकी नॉर्मल हो जाएगी, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, और इसकी दो आउटर शेल इनकम्प्लीट होती है। हाँ, दिस इज द वैलेंस शेल और दिस इज द कोर इलेक्ट्रॉन। ये है कोर इलेक्ट्रॉन, ये है कोर और ये है वैलेंस शेल। अब बताओ, हमने कर दिया Mn+2, हमने कहा Mn+2। हाँ, अब बताओ, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब वो तो लॉस कहाँ से करेंगे, S से कि D से? S से। तो वेडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d5। ये सब कुछ यही रहेगा, लास्ट में 3d5 होगा बस। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। ये आंसर हो गया। बोलो, ऑलरेडी हमने कहा Mn+4 बोल दिया था, तो इसमें से 2 और लॉस कर दो। बोलो, अच्छा, हमने Mn+7 कर दिया था,
पूरी वैलेंस शेल खत्म। बोलो, तो पहला लॉस 4s से होगा, उसके बाद 3d से होगा। ये नहीं कि 3d से पहले निकाल देना, ऐसी गलती मत करना। भरते समय 3d में गया था, लेकिन निकलते समय 3d से नहीं 4s से निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना बस। बोलो, समझ में आया? हाँ, बातें नहीं करो, क्लास एब्सेंट के, लेकिन डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि एब्सेंट होगा तो उसका नुकसान तुमको झेलना होगा ना। एक्स्ट्रा टाइम आके करो क्लास। हाँ देखो सामने, हाँ इसका अगला एप्लीकेशन क्या है, देखो सामने। 2 एप्लीकेशन ने बताया, तीसरा एप्लीकेशन क्या है, देखो। हाँ देखो तीसरा एप्लीकेशन, जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वह न्यूक्लियर चार्ज है जिससे न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जब इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो न्यूक्लियस वैलेंस शेल के बीच की दूरी, एटम का साइज घट जाएगा। मतलब इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? बोलो, इफेक्टिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो एटम का साइज क्या होगा? छोटा। अब ये बताओ, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, तो बताओ एटम का साइज घटेगा। नोट करो, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, in a period from left to right, atomic size decreases. In period from left to right, from left to right, atomic size decreases. Atomic size decreases. क्यों? Because effective nuclear charge, increases. ठीक है, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा इसमें कौन होगा? लिथियम। बेरिलियम छोटा हो जाएगा, ये और छोटा और छोटा। साइज का ही ऑर्डर हो गया, साइज का ऑर्डर। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, सामने देखो, जैसे समझो कोई एटम एक्स है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर ये एक्स प्लस कैटायन में बदल जाएगा। बोलो, किसी भी एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस करने के बाद पता ये कैटायन में बदलेगा कि नहीं? तो इस कैटायन का जो साइज होगा वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा कि बड़ा हो जाएगा? बोलो, क्यों छोटा होगा? सोचो, मान लो इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। बोलो, 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ, एटम न्यूट्रल होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। मान लो इस एक्स के अंदर 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और 10 इलेक्ट्रॉन चारों घूम रहे हैं, तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो लॉस करने के बाद पता इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 9। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 9, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो 10 ही रहेगी। बोलो, सेम लॉस तुमने इलेक्ट्रॉन का किया है कि प्रोटॉन का किया है? तो इलेक्ट्रॉन ना कम होगा, प्रोटॉन तो 10 ही रहेगा। हाँ सर, देखो इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। बता, यहाँ 10 प्रोटॉन है, यहाँ भी है 10 प्रोटॉन, यहाँ भी है, प्रोटॉन तो सेम है। बता, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं? ये जेड की वैल्यू दोनों जगह कांस्टेंट है कि नहीं? बोलो। अच्छा, सिग्मा पता किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा शील्डिंग। हाँ बता, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने हैं? इसमें शील्डिंग, और जिसकी ये कॉमन है, ये शील्डिंग वैल्यू जिसकी बढ़ेगी, पता ये वैल्यू घटेगी। बोलो, जेड क्या एटॉमिक नंबर बताओ सेम है कि नहीं? तो ये वाला कॉमन हो गया ना दोनों में,
ये जेड दोनों में कॉमन है। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 9। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी शील्डिंग ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम उसकी शील्डिंग कम। तो बताओ जिसमें शील्डिंग कम होगी उसका जेड स्टार, जिसकी वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और जब ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घट जाएगी। तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कैटायन जब बनता है तो साइज उसका घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होने से शील्डिंग वैल्यू, बोलो, शील्डिंग वैल्यू, और ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा। इसलिए कैटायन का साइज जो होता है हमेशा पैरेंट एटम से, बोलो, छोटा होगा। नोट करो इसको, नोट करो। कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन, कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन पैरेंट एटम। कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन पैरेंट एटम। पैरेंट एटम जिससे बन के आया, ये पैरेंट है ना। कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन पैरेंट एटम। कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन पैरेंट एटम। बोलो, ये बात समझ में आई? कैटायन हमेशा अपने पैरेंट एटम से छोटा क्यों होता है? हाँ, बिकॉज, लिखो, बिकॉज कैटायन हैविंग more effective nuclear charge, because cation having more effective nuclear charge, because cations having more effective nuclear charge। बोलो, जैसे एग्जाम्पल देके बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो सामने, ये देखो, आयरन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये बन गया आयरन प्लस में बदल गया। फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया तो ये आयरन +2 में चला गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया तो ये आयरन +3 में बदल गया। ठीक है, बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर 26, मतलब इसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी 26 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 26 होगा। बोलो, इसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 26 होगा। तुमने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो बता इसके अंदर प्रोटॉन तो 26 ही रहेगा, प्रोटॉन 26, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 25। ठीक है, अच्छा फिर आगे बोलो, फिर एक इलेक्ट्रॉन तुमने लॉस कर दिया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर एक लॉस कर दिया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, 23। बोलो क्लियर? अच्छा, इन पूरे प्रोसेस में प्रोटॉन की संख्या बताओ कांस्टेंट है कि नहीं? और जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करती, डिसाइड करता जो वेरिएबल हो। जो चीज़ कॉमन रहेगी वो रिजल्ट कभी नहीं डिसाइड करता, डिसाइड करता जो वेरिएबल हो। बताओ वेरिएबल क्या है? इलेक्ट्रॉन। कांस्टेंट क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला है जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। हाँ बताओ ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर। और ये क्या है? और शील्डिंग डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। बोलो, बताओ इस सारे प्रोसेस में प्रोटॉन की संख्या कॉमन है कि नहीं? तो बताओ ये जेड कॉमन हुआ कि नहीं? एटॉमिक नंबर कॉमन है। तो बताओ अब जब ये कॉमन है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब किस पर डिपेंड करेगा? शील्डिंग पर। और शील्डिंग डिपेंड किस पर करेगी? इलेक्ट्रॉन पर। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है? इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बताओ यह है। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो शील्डिंग भी ज्यादा, और जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू जब घटेगी, इफेक्टिव चार्ज जब घटेगा तो साइज बढ़ जाएगा। मतलब इसका साइज सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन होगा?
Fe प्लस 3। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा Fe, Fe के बाद उसके बाद प्लस 3। ये है साइज का ऑर्डर। बोलो, जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाओगे इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाएगी। शील्डिंग वैल्यू। अरे बच्चे बताओ, डिस्टरबेंस क्लास में कब ज्यादा होगी? जब कम बच्चे हो कि ज्यादा बच्चे हो? तो जब बच्चे कम होते जाएंगे तो बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, तो रुकावटें भी तो कम आएंगी, शील्डिंग भी तो कम होगी। बताओ, इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 26 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें 25 है, इसमें 24 बच्चे, इसमें 23 बच्चे। बताओ, सबसे ज्यादा बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो शील्डिंग इसमें ज्यादा होगी ना। और इसकी शील्डिंग ज्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम तो साइज बड़ा। सबसे बड़ा ये हुआ ना। बोलो बोलो, ये हुआ कि जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाओगे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसका साइज छोटा होता जाएगा। नोट करो, as the number of positive charge increases, as number of positive charge increases, the ionic radii decreases. As number of positive charge increases, then ionic radii decreases. Ionic radii decreases because effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases. बोलो, बात समझ में आया? किसी भी आयन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, समझना साइज घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। बोलो। अच्छा, मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे आया Cu प्लस 2। बताइए साइज का ऑर्डर बताइए। साइज का ऑर्डर, किसका साइज बड़ा किसका छोटा? क्या करोगे? सबसे बड़ा कौन होगा? उसके बाद फिर Cu प्लस 2। अच्छा, कहता है 10 प्लस 2 और 10 प्लस 4 का साइज बताइए। क्या बोलोगे? कौन सा बड़ा है? 10, हाँ, Sn प्लस 2 ये बड़ा है और 10 प्लस 4 छोटा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन जब घटता जाएगा तो साइज क्या होगा? छोटा होता जाएगा। बोलो, जैसे बच्चे कम होते जाएंगे तो क्लास का साइज क्या होगा? छोटा होता जाएगा। सीधी बात, बच्चों से पता इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी क्लास बड़ी, जितना इलेक्ट्रॉन कम साइज उतना कम। बोलो। अच्छा देखो आगे, अब जैसे मान लो कोई एटम X है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया। अभी हम देखो लॉस कर रहे थे ना, अब उसमें ऐड कर रहे हैं। हमने एक ऐड किया, बताओ ये X माइनस में आ जाएगा। फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो ये -2 में आ जाएगा। फिर एक और ऐड कर दिया तो ये -3 में आ जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो। बताओ साइज क्या होगा? बढ़ती जाएगी। अच्छा, साइज बढ़ती जाएगी, लेकिन पूछेगा एग्जाम में क्यों बढ़ रही है? हाँ, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है ना। अब देखो, इसी को हम एग्जाम्पल देके बताते हैं, इसी बात को एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ऑक्सीजन, हाँ, इसका एटॉमिक नंबर बताओ। 8। मतलब इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाँ, तुमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद O- बन गया। हाँ, इसमें प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया 9। बोलो। फिर तुमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, अब ये हो गया O-2। हाँ, इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 8 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई।
बताओ इसमें एटॉमिक नंबर बताओ कॉमन है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन की संख्या वैरी कर रही है ना, और जो चीज वैरी करता है वही रिजल्ट डिसाइड करता है। तो डिसाइड कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। हाँ, फॉर्मूला है जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। बताओ दोनों में प्रोटॉन सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है। बताओ जेड से में कॉमन है कि नहीं? जेड तीनों में कॉमन है। हाँ, वैरी करा इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी शील्डिंग वैल्यू ज्यादा, और शील्डिंग ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। मतलब इसका इफेक्टिव चार्ज कम होगा, और जिसका इफेक्टिव चार्ज कम होगा उसका साइज, तो ये सबसे बड़ा हो गया। बोलो तो ऑर्डर क्या हुआ, सबसे बड़ा O-2, उसके बाद O-, उसके बाद O। ये है साइज का ऑर्डर। बोलो, नोट करो। एनायन is larger in size than parent atom. Anion larger in size than parent atom. Anion is larger in size than parent atom. Parent atom. क्यों? Because anion having less effective nuclear charge. Because anion having less effective nuclear charge. एनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटम से कम है। हाँ, क्यों कम है? इसका इफेक्टिव चार्ज क्यों कम है? क्योंकि इसकी शील्डिंग ज्यादा है। शील्डिंग क्यों ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा। बोलो, समझ में आया? सामने देखो, अभी तक जो भी हम केस बता रहे थे सारे केस में पता प्रोटॉन तुम्हारा सेम था ना, इलेक्ट्रॉन बदल रहा था ना। अब हम उल्टा केस कर देंगे। अब हम तुम्हारे सामने ऐसा एग्जाम्पल रखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, प्रोटॉन बदल जाएगा। मतलब जो स्पीशीज तुम्हारे सामने आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहेगी, प्रोटॉन बदलेगा। जब जिसका ठीक उल्टा केस आएगा। बता, अभी प्रोटॉन सेम है ना, इलेक्ट्रॉन ना बदल रहा है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन बदलेंगे। और जब हम इलेक्ट्रॉन सेम कर देंगे तो जानते हो वो स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब दे हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस केस में रेडियाई कैसे निकालेंगे? नोट करो, लिखो आयनिक रेडियाई। ये हेडिंग है, हेडिंग आयनिक रेडियाई इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आयनिक रेडियाई इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, अभी आइसोप्रोटॉनिक केस चल रहा था, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आने वाला है। एक नया केस आएगा, उसमें निकालना रेडियस। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल F-, Na+, एल्युमिनियम +3, Mg+2, O-2, N-3, C-4। ठीक है, देखो जितने भी हमने लिखे हैं सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। हाँ बताओ, इसका एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मतलब इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन तब होते जब ये न्यूट्रल होता, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? बोलो 10। ठीक। हाँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते लेकिन न्यूट्रल होता। ये कैटायन है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 11 में से 1 घटाओ 10 इलेक्ट्रॉन।
है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मतलब इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते जब एटम के फॉर्म में होता, लेकिन 3 लॉस हो गया तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करो कितना 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मतलब इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन यदि एटम होता, ये तो कैटायन है, 2 का लॉस, तो 12 में 2 लॉस करो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन नेगेटिव चार्ज 2 ठो है, तो 8 में 2 जोड़ दो 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, टेबल याद है ना, एटॉमिक नंबर देखो टेबल यहाँ काम आ रहा है कि नहीं, हमने टेबल क्यों याद करवाया है, इसलिए याद करवाया था ना कि टेबल याद होगा, एटॉमिक नंबर याद होगा, एटॉमिक नंबर से प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे। तो बताओ रेडियस निकाल ही रहे हो, तुम प्रॉपर्टी तो बताने जा ही रहे हो। हाँ बताओ एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 7 3 10। कार्बन का एटॉमिक नंबर, हाँ 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 4 एक्स्ट्रा जोड़ दो, 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान से देखो, इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, प्रोटॉन की संख्या वैरी कर रही है, और जो चीज़ कॉमन होती है वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करती, डिसाइड करती वेरिएबल, जो चीज़ बदल रही हो। अब बदल क्या आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब ये डिसाइड करेगा साइज। कैसे करेगा देखो सामने, हाँ पता फॉर्मूला क्या है, जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या शील्डिंग, जो कि डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। पता सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम, तो शील्डिंग भी सेम, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, तो शील्डिंग भी सेम। पता ये चीज़ कॉमन हो गया ना, और जो कॉमन है वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड करेगा वेरिएबल, और वेरिएबल फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जेड। हाँ, जिसका जेड ज़्यादा होगा उसका जेड स्टार भी, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ये चीज़ कॉमन है ना, ये तो कॉमन है, जिसका जेड ज़्यादा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसका साइज छोटा। अब ये बताओ सबसे ज़्यादा प्रोटॉन कहाँ है, प्रोटॉन गिनो, 6 7 8 12 13, सबसे बड़ा ये प्रोटॉन ये है 11। बताओ ये है कि नहीं, मतलब इसका जेड ज़्यादा, तो जेड स्टार भी ज़्यादा, और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसका साइज सबसे छोटा ये होगा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका जेड सबसे कम होगा उसका जेड स्टार भी कम, और जिसका जेड स्टार कम उसका साइज सबसे बड़ा। बताओ सबसे जेड सबसे कम कहाँ है, 6 प्रोटॉन, सबसे कम यही है, बोलो। इसका जेड सबसे कम है, जेड स्टार भी कम होगा, इफेक्टिव चार्ज भी कम, साइज सबसे बड़ा। तो बताओ साइज का ऑर्डर क्या होगा, बताओ सबसे बड़ा, बोलो सबसे बड़ा, बोलो, उसके बाद अब बताओ, उसके बाद बोलो, फ्लोरीन के बाद, सोडियम के बाद, मैग्नीशियम के बाद। हाँ, ये है साइज का ऑर्डर, बोलो। अच्छा, लेकिन एग्ज़ाम के दिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से टिक मारना है, तो तरीका क्या है देखो सामने। यदि आइसोटॉनिक की बात कर रहा है और रेडियस पूछ रहा है, आइसोटॉनिक में रेडियस पूछ रहा है, तो बस सीधा सीधा जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना बड़ा, बस। और कोई पूछे कैसे, नेगेटिव चार्ज बड़ा तो साइज बड़ा क्यों, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज छोटा क्यों, तो फिर ये समझाना पड़ेगा, तब ये समझाना पड़ेगा तुमको कैसे, बोलो, नोट करो। In case of isoelectronic species, in case of isoelectronic species,
in case of isoelectronic species, cation having more positive charge, cation having more positive charge will be smaller in size. Cation having more positive charge will be smaller in size, and more negative charge, cations having more negative charge is larger in size. More negative charge will be larger in size. बोलो, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना बड़ा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा। बड़ा तुमको टिक मारना जल्दी से, तो ये तरीका है। और कोई पूछ रहा कैसे, तो फिर समझाना पड़ेगा ये तरीका कि इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम तो शील्डिंग भी सेम। प्रोटॉन की संख्या वेरिएबल है, तो जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, और जिसका इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज छोटा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। बोलो। हाँ, एक क्वेश्चन देके हम चेक करते हैं। चलो ये बताओ, हाँ बताओ, साइज का ऑर्डर क्या होगा? साइज का ऑर्डर नहीं, ये बताओ पहले आइसोटॉनिक है कि नहीं? क्या ये आइसोटॉनिक है? ये कंसेप्ट किसके लिए था? क्या ये आइसोटॉनिक है? बिना चेक किए फर्स्ट से टिक मार दिया। पहले देखो ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्या इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम है? बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये आइसोटॉनिक है। पहले आइसोटॉनिक देख लो फिर ऑप्शन टिक मारो ना, तो जल्दीबाजी में तुम लोग, है ना। हाँ, तो इसमें देखो 18 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 प्रोटॉन, इसमें कितना? 18 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन। बताओ सब में 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन सेम तो शील्डिंग भी सेम। हाँ, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, इसका जेड ज़्यादा, तो इसका जेड स्टार भी ज़्यादा, और जेड स्टार ज़्यादा, साइज छोटा, तो इसका साइज सबसे छोटा। सबसे छोटा सबसे बड़ा ये होगा। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर सबसे बड़ा होगा S-2, उसके बाद Cl-, उसके बाद K+, उसके बाद कैल्शियम +2। बोलो। अब ये बताओ, Cu+, जिंक +2, गैलियम +3, बताओ साइज का ऑर्डर बताओ। पहले चेक करो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज? साइज का ऑर्डर बताइए। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास? जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन सेम है तो कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ 28, सही बताया। 28 इलेक्ट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन वेरी कर रहा है, इसमें 29 प्रोटॉन, इसमें 30, इसमें 31 प्रोटॉन। तो जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा, और जितना कम पॉजिटिव बड़ा। तो ऑर्डर हो जाएगा Cu+, उसके बाद जिंक +2, उसके बाद गैलियम। ये आंसर है। बोलो। अब देखो एग्जामिनर चाहे तो 10 इलेक्ट्रॉन फिक्स करके क्वेश्चन बना सकता है, 18 फिक्स करके, 28 फिक्स करके, 36 इलेक्ट्रॉन फिक्स करके नया नया क्वेश्चन बना सकता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन फिक्स करके नया नया ऑप्शन बना सकता है ना। बनाने दो, जहां आइसोटॉनिक दिख जाए, जहां इलेक्ट्रॉन सेम दिख जाए, बस जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा, जितना ज़्यादा नेगेटिव बस।
और उसको एक्सप्लेन करोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। बोलो समझ में आया? अब इसका और भी एप्लीकेशन है, इससे तुम आयनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हो, आयनर्जी का ट्रेंड बता सकते हो, है ना। और कई एप्लीकेशन है, अभी एक लेक्चर और लेंगे हम, इसका एप्लीकेशन और बताएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अभी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को समझने का जुगाड़ बना रहे हैं, जुगाड़। बेस बन जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी आराम समझाते चलेंगे। बोलो हाँ। कल तुम लोग आके पूछ लो टाइमिंग किस समय आना है, और तुम वीडियो लेक्चर देख लो सेटर रूल का, इसका पिछला लेक्चर तैयार है, देख करके तुम समझ लो, और इसको जो है पिछला लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है ना।